लेकिन अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर मजबूत बेस है, जहां पर लास्ट मोमेंट में कई सारे चेंजेस भी हुए हैं। अब आइए देखते हैं हरियाणा का क्या हाल है। हरियाणा का जो नंबर्स है वो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। प्लेट ऑन जरा दिखाइए हरियाणा के नंबर्स इस वक्त क्या है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो 10 सीट हैं, एनडीए की अगर बात की जाए तो 8, और इंडिया अलायंस को 2, जेजेपी 0, आईएनएलडी 0, अदर्स 0। ये एनडीए को 8, इंडिया अलायंस को 2, और इसमें इंडिया अलायंस को जो 2 है इसमें क्या रोहतक भी है, ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन सुमेरा जी हाँ, तो हरियाणा की तस्वीर एक बार फिर से हम आपको ब्रेकअप भी दिखा देते हैं। हरियाणा में बड़ी बढ़त मिल रही है गठबंधन को, 2 सीटें यहाँ पर जीत रही है कांग्रेस पार्टी, 2 सीट का उन्हें फायदा हो रहा है। बीजेपी को 2 सीट का नुकसान हो रहा है। 10 की 10 सीटें पहले बीजेपी के खाते में थी, अब बीजेपी को 2 सीट का नुकसान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को 2 सीट का फायदा हो रहा है। इसको हम आपको विस्तार से और भी दिखाएंगे कि कौन सी 2 सीटें हैं जहाँ पर ये फायदा हो रहा है। जहाँ कांग्रेस को बढ़त मिल रही है वो एक है रोहतक की दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, और दूसरी सिरसा है जी, जो सुरक्षित सीट है। मुझे लगता है कि नतीजे आते आते एक सीट में इसमें और बढ़ोतरी होगी, वो हिसार की सीट हो सकती है। और इसके और अगर ये 3 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। इतने दिनों तक मनोहर लाल खट्टर जैसे एक कमज़ोर मुख्यमंत्री को वहाँ बनाकर पार्टी ने क्या किया, और जब बदला तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। इस पर शिव से हम और विस्तार से जानेंगे ब्रेकअप को, लेकिन हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अन्नामलई जुड़ गए हैं। अन्नामलई जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तमिलनाडु में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, और तमिलनाडु ही नहीं, हम केरल में भी देख रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। तो बीजेपी ने जो दक्षिण में अपने लिए लक्ष्य रखा था उसमें बीजेपी को किसी हद तक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें तमिलनाडु की अहम भूमिका है। नमस्ते मैडम। 2024 लोकसभा इलेक्शन में जून 4 विल बी द लास्ट डे नेशनल पॉलिटिक्स में नॉर्थ साउथ का भाषण। उसके जून 4 के बाद नोबडी विल टॉक अबाउट नॉर्थ एंड साउथ मैडम, बिकॉज नेशनल पार्टी, ट्रू नेशनल पार्टी लाइक बीजेपी has completely gone into the minds of all our people. That too in Tamil Nadu, we are set for a historic verdict in Kerala, in Karnataka, Telangana, and we are also delighted that you are giving us a direction trend. In fact, we will score more. That is our feeling. 100% June 4 Tamil Nadu में vote share बड़ा होगा, seats बड़ा होगा. We are very clear, madam. And the South, Southern Congress in Southern states, they ran a very divisive campaign, very extremely divisive campaign. In fact, some Congress MPs wanted to start a separate republic, separate country. And some places they said South is being discriminated. And the people will teach Congress a fitting lesson on June 4th, and we will all be seeing that, madam. अन्नामलई जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बढ़त मिल रही है तमिलनाडु में, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कई अहम काम जो वाराणसी में कार्यक्रम किए गए, किस तरह से तमिलनाडु को जोड़ने की कोशिश की गई, कि वो तमाम जो कार्यक्रम हैं, वो तमाम जो प्रोविजंस हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए, आपके मुताबिक वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं ये बढ़त दिलाने के पीछे? सिंगल फैक्टर नरेंद्र मोदी जी कारण 10 साल का काम है आउटरीच, स्पेशली लास्ट 3-4 इयर्स में काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, 10,76,000 crore Tamil Nadu development, it got the money in the last 10 years. So mainly it is Modi ji who has this year also 2024 January 2nd he was in Tamil Nadu. Last day of campaigning he was in Tamil Nadu. 8 times he has come to Tamil Nadu. So Modi ji's hard work, respecting Tamil culture, taking the language global. So that is a single reason. Other additions are added, madam. Of course, our developmental journey is a very important reason. DMK ka misrule, very important reason. DMK ka anti-Sanatan Dharma comment, that is also a very important reason. And we have to understand, madam, BJP for the very first time going on its own and having a very, very respectable vote share, more than 20%, and having seats. That is a big thing, madam. It will only go up. अब सीधे मैं चलूंगा यहां पर। अन्नामलई जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव के पास, शिव, सिरसा और रोहतक। सिरसा बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है वैसे।
जो कल तक कहीं और हुआ करते थे अब यहां पर बीजेपी में है। लेकिन उससे पहले आप क्या बताएंगे, मैं रोहतक या सिरसा? शिव जी देखिए, दोनों सिरसा और रोहतक जो हैं वो कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है हमारे सर्वे के हिसाब से, और काफ़ी बड़ा गैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाजपा यहाँ पे 42% पे है, 42.5% पे है, और यहाँ पर जो INC है वो 50% के करीब है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा। और सिरसा में भी आप देख सकते हैं कि 36.5% के करीब, और INC यहाँ पे 49। और अगर मैं आपको ब्रेकडाउन दिखाऊं इन दोनों सीटों का जी, तो आप ये देखिए, इसमें से सिरसा ये है हमारी सिरसा में ज़्यादा से ज़्यादा जो असेंबली सेगमेंट हैं वो कांग्रेस बहुत आराम से जीत रही है, सिवाय एक के जहाँ पे 2% का गैप है, उसको छोड़ के हर जगह। लेकिन पिछली बार 3 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर था सिरसा में। ये पूरा टर्न अराउंड हो रहा है। ये टर्न अराउंड के हो रहा है। अशोक तनवर चाहे बीजेपी में रहे या कांग्रेस में हारना तय है, इसका मतलब। जी बिल्कुल। और मैं आपको एक और दिलचस्प चीज़ बताता हूँ, जो आप अगर यहाँ पे नक्शा देखेंगे हरियाणा का, तो एक जो हिसार की सीट है वो भी बहुत टाइम से एग्जिट पोल में आ रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन बाद में जाके ये स्टेबलाइज करके। लेकिन आपको यहाँ पे असेंबली सेगमेंट वाइज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एक सीधी एक लाइन खिंच रही है हरियाणा को, जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है, जो कांग्रेस का बेल्ट एक बन रहा है वहाँ पर इस इलेक्शन में, जो मुझे देखने को मिल रहा है हमारे सर्वे के हिसाब से, कि नॉर्थ में बीजेपी, साउथ में बीजेपी, और सेंट्रल जो एक बेल्ट है हिसार, सिरसा और जो हमारे पास रोहतक है, वहाँ पे कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। रोहतक तो हम समझ सकते हैं वहाँ पर, लेकिन सिरसा की ये सिरसा में मार्जिन बहुत ज़्यादा थे, उसके बावजूद भी ये जो हमारे सामने आंकड़ा आ रहा है। मैं सीधे चलूँगा, राजेश जी मेरे साथ हैं। राजेश जी, सिरसा की हमने बात की, पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी में आ गए, कुमारी शैलजा उनको फाइट दे रही है, लेकिन हरियाणा को आप कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा वो राज्य है जहाँ पर एक तरह की नाराज़गी जो है वो सरकार के खिलाफ रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव को आप याद कीजिए, अगर मनोहर लाल खट्टर की सरकार को मदद नहीं मिलती तो वो सरकार नहीं बना पाते, उनकी सीटें कम हुई थी, उनके खिलाफ नाराज़गी थी। जैसा अभी हेमंत ने भी कहा कि वो मनोहर लाल खट्टर को हटाने में बहुत देर कर दी, उसका नुकसान वहाँ पे उसको भारतीय जनता पार्टी को है। वहाँ जाट आंदोलन हुआ था बहुत शुरुआत में, बहुत ही हिंसक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। इससे इसका असर जो है वो जड़ों तक पहुँचा हुआ है। अब सवाल ये है कि मोदी ने या नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस से कितना वो बचा पाए हैं। अब ये 8 सीटें, अगर ये जो आपका ये सर्वे है ये सही साबित होता है तो 8 सीटें बचा ली हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अगर 8 सीटें आती हैं, क्योंकि हरियाणा में ऐसी स्थिति शायद नहीं थी, और ज़्यादा नुकसान होने की आशंका बीजेपी को थी। आपको लगता है इससे ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन उतना नहीं हो रहा। हेमंत जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि जो जाट वोट को बांटने की बात हो रही थी कि इस वजह से अलायंस से बाहर आई बीजेपी की, ताकि जाट वोट डिवाइडेड रहे, क्या वो नहीं हो रहा है? जाट वोट कमोबेश बीजेपी के खिलाफ रहे हैं हरियाणा में जी, और जाट पॉलिटिक्स अलग ही रही है, लोकदल की पॉलिटिक्स थी पहले भी। किसान आंदोलन ने जाटों को एकजुट किया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया, और वो सिर्फ हरियाणा के नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी। आप अगर देखिए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी बागपत भी सीट जीत चुकी थी, उसके बाद जयंत चौधरी से समझौता करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ वो जो नाराज़गी थी, कहीं वो नाराज़गी वोट में ना बदल जाए, इस आशंका के चलते उन्होंने जयंत चौधरी से समझौता किया और 2 सीटें दी उनको। तो मुझे लगता है कि जाट पॉलिटिक्स को लेके एक तो भारतीय जनता पार्टी में एक अनिश्चितता थी, दूसरे हरियाणा में जाट लीडरशिप कई दशकों से उनकी नेतृत्व में सरकार चल रही थी। 10 साल से गैर जाट वहाँ चीफ मिनिस्टर था। ये नाराज़गी थी जिसका असर हमको इसमें दिख रहा है।